जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संक में बात एक और महायोद्धा की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाकू विमान पायलट ने ढाका पर भीषण बमबारी कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन इससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से जुड़ी हुई। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात को देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल हाइपरसोनिक होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जिस तरह से अब रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा हो गया है और वहां पर जिस तरह से हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में भारतीय सेनाओं की तैयारी को देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद 5 से 8 साल के बीच में हाइपरसोनिक मिसाइल का वर्जन तैयार किया जा सकता है। इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल के अलग अलग वर्जन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान LCA तेजस, सुखोई और रफाल पर लगाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल के हल्के वर्जन तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें आसानी के साथ वायुसेना के किसी भी लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सके और आसानी से दुश्मन पर निशाना लगाया जा सके। इसी तरह से नौसेना के अलग अलग युद्धपोतों पर के लिए भी नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर चुकी है, जबकि जमीन से हवा में मार करने के लिए भारतीय सेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन को लेकर ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े अधिकारी, साइंटिस्ट तेजी के साथ काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भारतीय सेना सरहद पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करने की दिशा में लगातार स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है और इसी दिशा में एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिसे भारतीय सेना तैयार कर रही है और DRDO इसे स्वदेशी तरीके से भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसे एक विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर तैयार करेगा, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नज़दीक में किसी भी दुश्मन के पहाड़ी इलाके में दुश्मन के हवाई हमले से निपटने के लिए इस तरह के छोटे नज़दीक के एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जो आसानी से दुश्मन की किसी भी मिसाइल, किसी भी आर्टिलरी के हमले से निपटने की जानकारी भारतीय सेना के पास पहुंचाएगा। तो इस तरह से आने वाले दिनों की जो लड़ाई है, खासतौर से चीन से जो मुकाबला है, उसको कैसे स्वदेशी हथियारों से लड़ा जाए, उसके लिए एक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो इस तरह से, क्योंकि लगातार हाल में चाहे एरो इंडिया शो की बात की जाए, इससे पहले डिफेंस एक्सपो की बात की जाए, लगातार चाहे DRDO हो, चाहे रक्षा क्षेत्र की अलग अलग हथियार बनाने वाली कंपनियां हों, वो इस दिशा में काम कर रही हैं कि आने वाले दिनों में सरहद पर चीन, पाकिस्तान और तमाम दुश्मन देशों के साथ जिस तरह का मुकाबला है, उसे कैसे स्वदेशी हथियारों से लड़ा जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। इसी से जुड़ी भारत की रक्षा और सामरिक रणनीति की बात करें तो आने वाले दिनों में अब भारत में G20 के बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। सितंबर में दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद होंगे। उसी कड़ी में 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान विदेश मंत्रालय भारत की सामरिक और कूटनीतिक ताकत को दिखाने के लिए एक बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है, जिसमें 40 से ज़्यादा देशों के विदेश मंत्री मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित करेंगे और भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को दिखाएंगे। जिस तरह से हाल में भारत ने टर्की और में जिस तरह का भूकंप आया, वहाँ पर भारत ने जिस तरह से तुरंत मेडिकल और मदद पहुंचाई, राहत और बचाव काल में अहम भूमिका निभाई, उसी कड़ी में भारत अपनी वैश्विक ताकत अब 40 देशों के विदेश मंत्रियों के सामने दिखाएगा, जिसमें NSA अजीत डोभाल, तीनों सेना प्रमुख भी उन विदेश मंत्रियों को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से वैश्विक मंच पर भारत अपनी सामरिक और कूटनीतिक ताकत को भी दिखाने जा रहा है और ये सिलसिला इस पूरे 2023 की अगर बात की जाए सितंबर महीने तक अलग अलग इवेंट के जरिए चलता रहेगा। डिफेंस डायरी में बात करेंगे भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट एयर वाइस मार्शल VK विश्नोई की, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में
पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूपेंद्र कुमार बिश्नोई का जन्म पंजाब के अबोहर जिले में हुआ। उनके पिता पंजाब पुलिस में अधिकारी थे और उनके भाई सुदर्शन कुमार भी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। अपने पिता और भाई से प्रेरणा लेते हुए साल 1953 में भूपेंद्र कुमार बिश्नोई भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुए। उसके बाद लगातार भारतीय वायुसेना के अलग अलग लड़ाकू विमानों पर उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की, अलग अलग इलाकों में वो तैनात रहे और पहली बार साल 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में उन्हें शामिल होने का मौका मिला। उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई को स्ट्राइक फोर्स के लिए चुना गया, यानी कि जो सीधे दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाए उस टुकड़ी के लिए उन्हें चुना गया, स्ट्राइक फोर्स के लिए। 7 सितंबर 1965 को ऑपरेशन डिडल के दौरान स्क्वाड्रन लीडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई ने अपने हॉकर हंटर लड़ाकू विमान से उड़ान भरते हुए दुश्मन के कई महत्वपूर्ण जो ठिकाने थे, गोला बारूद के ठिकाने, तेल राशन के डिपो, उन्हें तहस नहस करने में अहम भूमिका निभाई। और इस तरह से लगभग 15 दिनों के ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 16 से ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उन्हें दुश्मन को एक तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनकी वीरता यही नहीं थमी। साल 1971 में उन्होंने एक ऐसे निर्णायक युद्ध में हिस्सा लिया जब उन्होंने ढाका के गवर्नर हाउस को मात्र 3 मिनट में तबाह करने में अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद भारत की विजय का शंखनाद हुआ। बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश का जन्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने दुश्मन के कम से कम 10 टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और को नष्ट किया। सीधे हमले के दौरान 3 अलग अलग मौकों के दौरान उन्होंने अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन को सीधे दुश्मन के जो बड़े गोला बारूद के डिपो थे, उसके अलावा तेल के डिपो थे, राशन के डिपो थे, उन्हें बर्बाद किया, जिससे दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटने, ढाका तक काटने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही और इस तरह से दुश्मन को हथियार डालने पड़े। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मौकों पर एक तरह से दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि लगातार वो अपने लड़ाकू विमान से अपने साथियों के साथ अपनी स्ट्राइक फोर्स के जरिए दुश्मन को अलग अलग इलाकों पर निशाना बना रहे थे। और ख़ास तौर से वायुसेना की जो भूमिका होती है दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटना, दुश्मन को हवाई हमले के जरिए भारी नुकसान पहुंचाना, उसी कड़ी में, क्योंकि अगर बात करें भूपेंद्र कुमार बिश्नोई की तो उनके पास 1965 का अनुभव था, जब उन्होंने 15 दिनों के दौरान किस तरह से 1965 की जंग में भी दुश्मन के गोला बारूद, तेल, राशन के डिपो और की सप्लाई लाइन को काटने में अपना योगदान दिया था। उसी का फायदा उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान भी मिला और इस दौरान अलग अलग मौकों पर उन्होंने दुश्मन को ज़मीनी गोलाबारी से एक तरह से निशाना बनाने का भी काम किया और अपनी सूझबूझ और वीरता से, नेतृत्व क्षमता से उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। इन सभी अभियानों के दौरान स्क्वाड्रन लीडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई ने वायुसेना की जो परंपराएं हैं, एयर वॉरियर का जो कर्तव्य है, उसका सर्वोच्च परिचय दिया, साहस और नेतृत्व का उन्होंने परिचय दिया। उनके इस वीरता और साहस के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें वॉलंटरी वीर चक्र से सम्मानित किया। इस तरह से 1971 के युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर बी.के. बिश्नोई ने ढाका के गवर्नर हाउस को सीधे हवाई हमले से नष्ट करने का भी काम किया और इस तरह से एक बार जब हवाई हमले से गवर्नर हाउस पर भारी गोलाबारी शुरू हो गई, भाई बमबारी हुई, उससे पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए और भारत की जीत का रास्ता तय हो गया। इस तरह से इस युवा जांबाज पायलट ने 1971 के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। उसके बाद भी उन्होंने भारतीय वायुसेना में लंबे समय तक सेवा की। हाल ही में उनका निधन हुआ और वो भारतीय वायुसेना में एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंचे। डिफेंस डायरी के अंक में हमने बात की एक ऐसे महायोद्धा की, एक ऐसे जांबाज पायलट की जिसने 1971 पर युद्ध के दौरान हवाई हमले से निर्णायक भूमिका निभाई। अगले अंक में बात एक और
ऐसे ही महायोद्धा की जिसने भारतीय सेनाओं के इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ा। जय हिंद।